नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर शिक्षा क्षेत्र से। हाल ही में स्टार्स परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग और विश्व बैंक के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते पर आर्थिक कार्य विभाग और विश्व बैंक के साथ शिक्षा मंत्रालय ने भी हस्ताक्षर किए हैं। राज्यों के लिए शिक्षण अध्ययन और परिणाम व्यवस्था यानी स्टार्स परियोजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा। इसमें 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा शामिल है। विश्व बैंक और इसमें भागीदार राज्यों के बीच परियोजना लागत साझा की गई है। विश्व बैंक का समर्थन परिणाम आधारित वित्तीय उपकरण के रूप में है, जिसे परिणाम के लिए कार्यक्रम कहा जाता है। इससे राज्य स्तर पर संवितरण से संबद्ध संकेतकों के माध्यम से प्रमुख सुधार सुनिश्चित किए जाएंगे। परियोजना में वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन अनुदान देकर प्रेरित किया जाएगा। पहले राष्ट्रीय स्तर पर इसकी परिकल्पना में शामिल है छात्रों का स्कूली शिक्षा से जुड़े रहना, शिक्षा स्वरूपों में परिवर्तन और शिक्षा की पूर्णता दर पर डेटा अधिग्रहण करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय डेटा प्रणाली को मजबूत करना, अधिगम मूल्यांकन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, परीक्षा सुधारों के लिए अधिगम और डेटा संचालित निर्णयन की निरंतर निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख की स्थापना करना। दूसरे राज्य स्तर पर ये योजना आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और आधारभूत अधिगम को मजबूत बनाने की परिकल्पना करती है। इसके साथ ही कक्षा आधारित निर्देश एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं बेहतर सेवा वितरण के लिए शासन तथा विकेंद्रीकृत प्रबंधन का भी प्रावधान करती है। अगली खबर वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित। हाल ही में केंद्र सरकार ने 945 करोड़ रुपए के आरंभिक कोष के साथ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना को अधिसूचित किया है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और वाणिज्यीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। हाल ही में इसकी घोषणा प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में की गई थी। ये योजना वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा लागू की जाएगी। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना सभी क्षेत्रों में स्टार्टअप का समर्थन करेगी। वर्ष 2021 से 25 में भारत में चयनित इंक्यूबेटरों के माध्यम से धन का वितरण किया जाएगा। सामाजिक प्रभाव, अपशिष्ट प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी इसके मुख्य क्षेत्र हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवा, अंतरिक्ष आदि जैसे क्षेत्रों में अभिनव समाधान प्रस्तुत करने वाले स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। आइए अब स्टार्टअप्स के वित्त पोषण के लिए अन्य 2 पहलें भी देखते हैं। वर्ष 2020 के बजट में राष्ट्रीय स्तर के फंड की घोषणा की गई थी ताकि प्रारंभिक स्तर के स्टार्टअप पर विचार किया जा सके और उसके विकास में सहायता प्रदान की जा सके। स्टार्टअप इंडिया योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स निर्मित किया गया था। इस फंड का प्रबंधन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा किया जाता है। वेंचर कैपिटल स्कीम, मल्टीप्लायर ग्रांट्स स्कीम, मुद्रा योजना आदि कुछ अन्य पहलें की गई हैं। भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र है। इस तंत्र ने कई नवोदित उद्यमियों को नवीन तकनीकों के साथ शुरुआत करने और बड़े निगमों के रूप में परिवर्तित होने में सहायता की है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा विश्व में अपनी तरह की प्रथम पहल भारत की परंपरागत ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। परंपरागत ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी परंपरागत ज्ञान का भारतीय डिजिटल ज्ञान भंडार है। इसमें विशेष रूप से औषधीय पादपों और भारतीय चिकित्सा पद्धति में उपयोग किए जाने वाले सूत्रीकरण से संबद्ध दस्तावेज शामिल हैं। परंपरागत ज्ञान वह ज्ञान, अनुभव, कौशल और प्रथाएं हैं जिन्हें किसी समुदाय के भीतर पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित, निरंतर रूप से अवधारित और स्थानांतरित किया जाता है। ये ज्ञान उस समुदाय की अधिकांशतः सांस्कृतिक या आध्यात्मिक पहचान का हिस्सा बनता है। परंपरागत ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी यानी TKDL को वर्ष 2001 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आयुष विभाग के बीच सहयोग के रूप में आरंभ किया गया था। TKDL डेटाबेस में 5 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी और स्पेनिश में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों, आयुर्वेद, योग, सिद्ध, यूनानी और सोवा रिगपा के 3,90,000 से अधिक चिकित्सा उपाय डिजिटाइज्ड प्रारूप में शामिल हैं। ये भारतीय परंपरागत ज्ञान का उपयोग करने वाले उत्पादों को पेटेंट प्रदान करने से रोककर अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों में देश के पारंपरिक औषधीय ज्ञान के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करता है। इसके अलावा गैर पेटेंट डेटाबेस प्रथाओं के विशाल ज्ञान भंडार तक पहुंच को सरल बनाकर आधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने का कार्य करता है।
30 जनवरी 2021 को द्वितीय विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया गया। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के विरुद्ध संघर्ष में मानव प्रयासों और उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए 25 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 50 स्थलों को प्रकाशित किया जाएगा। भारत में इसके लिए कुतुब मीनार का चयन किया गया है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में प्रचलित संचारी रोगों का एक विविधतापूर्ण समूह है। इन रोगों से प्रभावित लोग सर्वाधिक निर्धन आबादी से संबंधित हैं, जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी मलिन बस्तियों या संघर्षरत क्षेत्रों में निवास करती है। इन रोगों के सीमित भौगोलिक प्रभाव, इनकी दवाओं के अपेक्षाकृत अत्यंत लघु बाजार होने की वजह से औषध उद्योग के अनुसंधान और विकास प्रयासों में भी इन रोगों की उपेक्षा की जाती है। विश्व के प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग से प्रभावित है। कम से कम 11 उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों का प्रभाव क्षेत्र होने के कारण भारत वैश्विक एनटीडीज का सर्वाधिक बोझ वहन करता है। हाल ही में WHO द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपेक्षा को समाप्त करना, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के लिए वर्ष 2021 से 2030 के बीच एक 10 वर्षीय रोड मैप जारी किया गया है। ये रोड मैप कार्यक्रम की लागत, प्रभावशीलता और कवरेज में सुधार के लिए ठोस उपायों को प्रस्तावित करता है। रोड मैप के तहत 2030 के लक्ष्यों में शामिल हैं एनटीडीज के उपचार की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या में 90% की कमी लाना, न्यूनतम 100 देश कम से कम एक एनटीडी को समाप्त करेंगे। इसके अलावा ड्रैकनक्यूलियोसिस और याज का उन्मूलन करना, एनटीडीज से संबंधित दिव्यांगता समायोजित जीवन वर्ष को 75% तक कम करना। अगली खबर गृह मंत्रालय से संबंधित है। गृह मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त वित्त पर निगरानी सख्त की। गृह मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों और बैंकों को संशोधित विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम 2010 के नए प्रावधानों का पालन करने के लिए दिशा निर्देश और चार्टर की एक श्रृंखला जारी की है। बैंकों के लिए चार्टर में उल्लेख किया गया है कि गैर सरकारी संगठनों द्वारा किसी भी विदेशी स्रोत से भारतीय रुपए में प्राप्त दान को विदेशी अंशदान माना जाना चाहिए। इसके अलावा ये भी उल्लेखित किया है कि विदेशी अंशदान केवल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से ही प्राप्त किया जाना चाहिए। एनजीओ या बैंक द्वारा नियमों का कोई भी उल्लंघन एफसीआरए के दंडात्मक प्रावधानों को आमंत्रित कर सकता है। पिछले साल सभी गैर सरकारी संगठनों के लिए भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली शाखा में निर्दिष्ट बैंक खाते में विदेशी धन प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया था। एफसीआरए व्यक्तियों, संघों या कंपनियों द्वारा विदेशी अंशदान की स्वीकृति एवं उपयोग को नियंत्रित करता है। इससे पहले सीबीआई और इंटेलिजेंस ब्यूरो सहित विभिन्न निकायों की रिपोर्ट्स ने बड़ी संख्या में गैर सरकारी संगठनों द्वारा धन की हेराफेरी के कृत्यों को रेखांकित किया था। इससे भारत को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2 से 3% की हानि हो सकती है। सीबीआई की रिपोर्ट में ये इंगित किया गया है कि देश के 29 लाख पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों में से मात्र 10% ने ही अपने वार्षिक आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया है। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मरीन मेगा फौना स्ट्रैंडिंग गाइडलाइंस और नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जारी किया गया। ये 2 दस्तावेज कई उपायों को रेखांकित करते हैं। समुद्र में, समुद्री तटों पर या नाव में फंसे हुए समुद्री जीवों के बचाव प्रबंधन संबंधी कार्य किए जा सकते हैं। इसके अलावा बेहतर समन्वय के साथ की गई कार्रवाई से समुद्री प्रजातियों और उनके अधिवास को होने वाले खतरे को कम किया जा सकता है। साथ ही समुद्री जीवों के नष्ट हो चुके पर्यावासों को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। लोगों की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रगति की जा सकती है। इसके अलावा समुद्री स्तनधारियों, समुद्री कछुओं और उनके पर्यावासों के बारे में जानकारियों के आदान प्रदान में वृद्धि की जा सकती है। भारतीय तटरेखा समुद्री कछुओं की 4 प्रजातियों के लिए घोंसलों के लिए महत्वपूर्ण स्थान और खाद्य स्थल प्रदान करती है। लेदरबैक टर्टल, जिसकी IUCN स्थिति वल्नरेबल की है। ग्रीन टर्टल, जो कि एंडेंजर्ड की श्रेणी में है। हॉक्सबिल टर्टल, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में है। ऑलिव रिडले टर्टल, जो कि वल्नरेबल की श्रेणी में है। इन सभी 4 प्रजातियों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। वी आकार की रिकवरी। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत में एक वी शेप्ड आर्थिक रिकवरी निरंतर जारी है। वी शेप्ड रिकवरी में अर्थव्यवस्था एक तीव्र गिरावट के बाद एक समान रूप से तेजी को दर्शाती है और सामान्य विकास की प्रवृत्ति रेखा में वापस आ जाती है। वी शेप्ड आर्थिक रिकवरी का कारण व्यापक टीकाकरण अभियान, सेवा क्षेत्र में तीव्र वृद्धि और उपभोग एवं निवेश में त्वरित बढ़ोतरी है।
नाभिकीय औषधियों के उत्पादन के लिए प्रथम सार्वजनिक निजी भागीदारी अनुसंधान रिएक्टर। प्रस्तावित भागीदारी के तहत भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र विभिन्न प्रकार की नाभिकीय औषधियों के उत्पादन की तकनीक को साझा करने के लिए तैयार है। निजी संस्थाओं को रिएक्टर और प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों में निवेश करने के प्रतिफल में अनुसंधान रिएक्टर में उत्पादित आइसोटोप को संसाधित करने और विपणन करने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। ये परियोजना चिकित्सा और औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख रेडियो आइसोटोप में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्रदान करेगी। रासायनिक परीक्षण के लिए स्थानीय संदर्भ सामग्री। हाल ही में रासायनिक परीक्षण के लिए स्थानीय संदर्भ सामग्री को विकसित किया गया था। संदर्भ सामग्री का उपयोग डोप परीक्षण के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसलिए वैश्विक स्तर पर खेलों में डोप परीक्षण में उनकी उपलब्धता महत्वपूर्ण बनी हुई है। संदर्भ सामग्री की पहचान विश्व स्तर पर एक दुर्लभ सामग्री के रूप में की गई है। इसका उपयोग विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा से मान्यता प्राप्त सभी प्रयोगशालाओं में एंटी डोपिंग उपायों को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। सिगुर पठार। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के माध्यम से एक हाथी गलियारे को अधिसूचित करने के तमिलनाडु सरकार के अधिकार को बरकरार रखा। ये गलियारा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील सिगुर पठार में मसीनागुड़ी क्षेत्र में स्थित है। सिगुर का पठार तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। ये पठार पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ता है। इसके दक्षिण पश्चिम की ओर नीलगिरी की पहाड़ियां और इसके उत्तर पूर्वी भाग में मोयार नदी घाटी अवस्थित है। A68G हिमशैल। A68G हिमशैल का हिस्सा है जो विशाल हिमशैल A68A से अलग हो गया था। वर्ष 2017 में ये हिमखंड अंटार्कटिका से अलग हो गया था। A68A तब से 6 छोटी इकाइयों में विभाजित हो चुका है। इस वर्ष हिमशैल दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित हो गया था और ये दक्षिण जॉर्जिया के दूरस्थ उप अंटार्कटिक द्वीप के तट की ओर गतिमान है। ये हिमशैल अपने भार के कारण छोटी समुद्री प्रजातियों को नष्ट कर सकते हैं या उन भूखंडों को भी विनष्ट कर सकते हैं जहां उनके लिए खाद्य विकसित होता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।